इस वीडियो में हम लोग सेकेंड प्री टर्म बायोलॉजी के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन चेक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से प्रॉब्लम पूछे गए हैं और उसका आंसर की क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 1, अ गर्ल वेंट टू पार्क इन फुल फ्लावरिंग सीजन along with her friend and spent some time there. When she reached home, she developed some sign like sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, etc. ये आपको एलर्जी से प्रॉब्लम लग रहा होगा कि ये एलर्जी से दिया गया है, मतलब फ्लावर से उसको एलर्जी होगा। इस पे बेस इन्होंने कुछ पूछा हुआ है, उसी का आंसर हम लोग देना है। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द पॉसिबल काज फॉर दिस हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ हर बॉडी। यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी किसी पर्सन की जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसकी वजह से आता है, यानी कि बॉडी कुछ एलर्जेंस को रिसीव करता है आउटर एटमॉस्फेयर से और उसी के रिगार्डिंग बॉडी कुछ एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन caused by एलर्जेंस, यानी आप यहाँ पे अगर एलर्जेंस केवल लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। सेकेंड है, हाउ कैन इट बी क्योर्ड। तो आपको पता है कि जब एलर्जेंस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे मास्ट सेल उसके कांटेक्ट में आता है और मास्ट सेल रिलीज करता है वहाँ पे हिस्टामीन, और इसी हिस्टामीन की वजह से वहाँ पे कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको इसके सिम्टम्स को रिमूव करना है तो इस हिस्टामीन के एक्शन को ख़त्म करना होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं एंटी हिस्टामीन ड्रग्स, या फिर इसके अलावा हम लोग एड्रेनलिन का भी यूज कर सकते हैं, तो इससे भी ये ठीक हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन या फिर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। सेकेंड, नेम ए बी एंड सी इन गिवन टेबल। इस टेबल में ए बी सी को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द सोर्स, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इसका यूज है, तो पहला सोर्स और प्रोडक्ट दोनों गायब है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉट बस्टर, और आप लोग जानते हैं क्लॉट बस्टर का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, और स्ट्रेप्टोकाइनेज को सिक्रीट करने वाला होता है स्ट्रेप्टोकोकस, इसलिए यहाँ पे सोर्स हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। सेकेंड वाले में यूज गायब है और ये है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए आपको पता है आर्गन ट्रांसप्लांट में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब हम आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमको इम्यूनिटी को रिड्यूस करना होता है, अदरवाइज इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो वो आर्गन ट्रांसप्लांट प्रॉपर हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है आर्गन ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट में मोनस्कस परपुरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। मोनस्कस परपुरियस रिलीज करता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं स्टैटिन, तो स्टैटिन ही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसी का आर वाला पार्ट है, सोर्स और उसके प्रोडक्ट लिखने हैं, तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को रिलीज करने वाला है एस्परजिलस नाइगर। एसिटोबैक्टर एसिटी से रिलीज होता है एसिटिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड को रिलीज करने वाला होता है ट्रिटिकम ब्यूटाइलिकम। और लैक्टिक एसिड आप लोग जानते हैं इसके लिए लैब, लैब मतलब लैक्टोबैसिलस, तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये फिगर जनरली एंटीबॉडी का बना हुआ है। इसी एंटीबॉडी में दो पार्ट हैं जिनको ये मेंशन करने के लिए बोला हुआ है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहीं पे एंटीजन को ये बाइंड करके और उसके एक्शन को ख़त्म करता है, इसलिए बी वाला हो जाएगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, और जो ए वाला है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो इसके H2L2 को स्टेबल बना के रखता है, मतलब कि हैवी और लाइटर चेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करता है और उसको स्टेबलाइज भी करता है, तो ये होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड।
नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने वाला सेल कौन सा है। तो आप लोग जानते रहिए जो बी सेल होता है वही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, बाकी टी सेल तो किलर और हेल्पर सेल होते हैं जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है जहाँ पे बी सेल इन्वॉल्व होते हैं। विच टाइप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, अब जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम लोग आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आईजी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से कोलेस्ट्रम के अंदर जो आईजी प्रेजेंट होता है वो जनरली होता है IgA, और ये मदर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए न्यू बॉर्न बेबी को माँ का दूध पीने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रम बहुत ज़्यादा होता है और वो जो बच्चे को मिलता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स सीन इन स्विस चीज़। स्विस चीज़ के अंदर जो लार्ज होल बनते हैं वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से बनते हैं, और यहाँ पे जो भी उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं उनका डीकम्पोजिशन होके ही CO2 जनरेट होता है, और उसके डीकम्पोजिशन को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक बैक्टीरियम जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी। तो इसकी वजह से यहाँ पे होल्स आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिथेनोजेन एंड मेंशन एनी टू इट्स हैबिटेट। मिथेनोजेन वो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो जनरली काउ डंग के अंदर होते हैं, क्योंकि जो कैटल्स होते हैं उनके गट के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मिथेनोजन का कोई एग्जाम्पल लिखना होगा तो दो बड़े इंपॉर्टेंट मिथेनोजन्स होते हैं, जिसमें पहला है मिथेनोकोकस और एक है मिथेनोस्पाइरिलम। ये दो तो इसके हो गए एग्जाम्पल। इसके दो हैबिटेट पूछे हुए हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो कैटल का जो गट होगा उस गट के अंदर पाया जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसके अलावा मीथेन जनरेट होता है आपको पता है वेटलैंड के अंदर, तो वेटलैंड में भी ये प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। पांचवा प्रॉब्लम है स्टेट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो गॉस ने क्या बताया था कि किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए अगर दो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स एक साथ कहीं प्रेजेंट रहेंगे तो दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन होता है, और कंपटीशन की वजह से कोई एक सरवाइव करता है और एक एलिमिनेट हो जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सबसे पहले टू क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स compete फॉर द सेम रिसोर्स। दूसरा हो जाएगा दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक साथ को एग्जिस्ट नहीं करते वो, और उन दोनों में जो सुपीरियर कैरेक्टर वाला होगा वो सुपीरियर कैरेक्टर वाला एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब सरवाइव कर जाएगा, और जो इन्फीरियर कैरेक्टर वाला होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6, नेम वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल। यानी एक प्लांट और एक एनिमल का एग्जाम्पल देना है जो अपनी लाइफ में केवल एक बार ब्रीड कर सकते हैं। तो इसमें एक आपको आता है सलमान फिश, तो सलमान फिश इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बैम्बू का प्लांट अपनी लाइफ में केवल एक बार इसके अंदर फ्लावर आता है, बाकी कभी भी इसके अंदर फ्लावर नहीं आएगा। इसके अलावा ओयस्टर भी है। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दो आपसे पूछा गया। सेकेंड है व्हाट इज एलेंस रूल। तो जो एलेंस रूल है वो बेस्ड है एडाप्टेशन के ऊपर कि एनिमल्स एडाप्टेशन कैसा शो करता है पोलर रीजन के अंदर, मीन्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में एनिमल्स सरवाइव करते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया अगर कम होगा तो हीट लॉस कम होता है और आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। और सरफेस एरिया को कम करने के लिए वहाँ पे क्या होंगे, उनके अंदर जो एपेंडेजेस होंगे, इसके अलावा उनके लिम्स और ईयर्स सब छोटे छोटे होते हैं। मतलब पोलर रीजन में जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनके लिम्स छोटे होंगे, ईयर्स छोटे होंगे, और भी बाकी जो एपेंडेजेस होते हैं वो सब छोटे होते हैं।
इसी का आर वाला पार्ट है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसमें आइडेंटिफाई करना है ए, बी एंड के। तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी पॉपुलेशन की जो रिचनेस होती है उसको टाइम के साथ जब एक्सप्लेन करते हैं तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो टाइम के साथ दो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, जिसमें एक ये कर्व आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, और दूसरा वाला ये सिग्मॉइड आता है। ये इस लाइन को टच नहीं करने वाला होता है, ये टच नहीं करता है, ये टच करा दिया इसे, ये सिग्मॉइड होता है। ये वाला सिग्मॉइड ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है जो के बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी को। तो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि डेंसिटी कितनी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व में ये इसको क्रॉस नहीं करता, मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी तक ये पहुँचता ही नहीं है, मतलब कि जितने मैक्सिमम इंडिविजुअल वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं आराम से उतने इंडिविजुअल्स होते नहीं है, इसलिए सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये वाला इसको क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्रैश फेज आ जाता है और ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम इसमें पूछा हुआ है कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन फॉर द ग्राफ बी। ग्राफ बी के लिए इक्वेशन पूछा हुआ है। तो सिग्मॉइड कर्व के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है dn/dt, मीन्स जो पॉपुलेशन डेंसिटी के इंक्रीमेंट का रेट है ये इक्वल होता है r इंटू एन के माइनस एन बाई के, जहाँ पे r एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, n पॉपुलेशन डेंसिटी है और k कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर है। सेक्शन बी, व्हाट टर्म विल यू गिव फॉर दिस गिवन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यहाँ पे डीएनए का एक सीक्वेंस दिया गया है, उसके लिए कह रहा है कि आप कौन सा टर्म यूज करोगे। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए तो इस सीक्वेंस को जब हम इस तरफ से और इस तरीके से पढ़ते हैं तो सेम हमको ऑर्डर मिलता है। और इस तरीके का जहाँ पे सीक्वेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो दिस वन इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सेकेंड कह रहा है विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट ऑन इट। अब इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कहीं बीच से कट होके हमको स्टिकी एंड बनाना होता है, और जब कहीं पे किसी डीएनए को हम बीच से कट करते हैं तो हमको यूज करना होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल पूछा हुआ है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो इस वाले के लिए यूज होगा वो ए और जी के बीच से इसको कट करता है, और इसका एग्जाम्पल होता है इको आर फर्स्ट। तो यहाँ पे इको आर फर्स्ट यूज होगा। नेम द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डिस्कवर किया गया था वो था हिंद सेकेंड, इसलिए इसका आंसर होगा हिंद सेकेंड। नेक्स्ट, you have been given a mixture of fragment of DNA isolate from a bacterium. Briefly explain the process which you would suggest to separate these fragment of the DNA. तो यहाँ पे जो DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रोस जेल का हम लोग एक मीडियम लेते हैं और उस मीडियम में कैथोड और एनोड हम लोग लगा देंगे और पास कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए ये एनोड है और ये कैथोड है। अब डीएनए फ्रेगमेंट हम लोग यहीं पे डाल देंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट में क्या होता है, फास्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम सभी डीएनए को यहीं पे डाल देते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे डीएनए मूव करना शुरू करता है, मतलब अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव पोल की तरफ। और इसका जो अट्रैक्शन होगा वो इस फ्रेगमेंट के साइज के अकॉर्डिंग होता है। छोटी साइज वाले ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं इसलिए दूर तक पहुँच जाते हैं, बड़ी साइज वाले थोड़ा सा कैथोड की तरफ ही रह जाते हैं और सारे फ्रेगमेंट यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। फिर इसी एग्रोस जेल से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रावायलेट रेस को यूज करके इसको एक्सपोज करेंगे, फिर उसका इल्यूजन कर देते हैं। व्हाट आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक। ये पूछ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम किस 3 एरिया में यूज करते हैं।
तो बहुत सारे इसके एरिया हैं, लेकिन क्रिटिकल एरिया कहने का सेंस मतलब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर यूज करना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको यूज करने पड़ते हैं। मीन्स अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक को यूज करके कुछ प्रोडक्ट हम लोग जनरेट करते हैं उसमें। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग में जब हम किसी भी प्लांट और एनिमल्स को यूज करके कुछ केमिकल जनरेट करते हैं वहाँ पे। एंड इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोब्स, जब प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब्स को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, यानी कि जब हम किसी माइक्रोब्स के ऊपर कोई रिसर्च करते हैं, जैसे चाइना के अंदर कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च हो रहा था, तो उसी से वहाँ से क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं, लोग रिसर्च करते रहते हैं, वही रिसर्च अगर मिस हैंडल्ड हो गया तो कुछ प्रॉब्लम्स वैसी हो जाती हैं। 9th, नेम द 3 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम काजिंग मलेरिया। मलेरिया को काज करने वाले प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज हैं, जिसमें एक है प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है, इसी की वजह से डेथ ज़्यादा होती हैं, बाकी इन दोनों से डेथ कम होती है। सेकेंड है विच टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रिकरिंग फीवर चिल्स। तो चिल्स के साथ जो फीवर आता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल जनरेट करता है। तो यहाँ पे जब प्लाज्मोडियम ब्लड सेल के ऊपर अटैक करता है तो वहीं पे रिलीज करता है हीमोजोइन। इसी हीमोजोइन की वजह से चिल्स के साथ फीवर आता है। तो हीमोजोइन जनरली कुछ है नहीं, ये हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेम ग्रुप एंड प्रोटीन। तो जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटीन को खा जाता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद जो हेम बचता है फ्री फॉर्म में, उसी हेम को ही हम लोग हीमोजोइन कहते हैं। तो उसी हेम ग्रुप के फ्री फॉर्म में ज़्यादा रिलीज होने की वजह से फीवर आता है। नेम 2 साइट वेयर द स्पोरोजोइड्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि इसका एसेक्सुअल मोड में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पूछ रहा है कहाँ कहाँ होता है। तो स्पोरोजोइड सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अटैक करता है लीवर सेल के ऊपर, लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद फिर वो अटैक करता है ब्लड सेल के ऊपर। तो ये ब्लड सेल के अंदर भी मल्टीप्लाई होता है और लीवर सेल के अंदर भी मल्टीप्लाई होता है एसेक्सुअल मीन्स से। बाकी सेक्सुअल मीन्स से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, अ मैन डेवलप ड्राई स्केली लेशंस विद इंटेंस ईचिंग एंड स्किन फाउंड द इन्फेक्शन डेवलप रिंग। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि उसको रिंग वर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। नेम 3 पॉसिबल पैथोजेंस विच कैन काज सच अ इन्फेक्शन। 3 पैथोजन का नाम बताना है जो इस इन्फेक्शन को काज करता है। तो रिंग वर्म और उससे रिलेटेड जो पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से ईचिंग स्किन के ऊपर और इस तरीके से लेशंस और बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्राई स्केली हो जाता है पूरा स्किन, उसके 3 यहाँ पे होंगे पैथोजेंस मेनली। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और टीनिया भी इसके अंदर आता है। तो टीनिया के तो बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे अपनी फंगस इन्फेक्शन देखा होगा बॉडी के ऊपर, किसी की स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है, किसी का स्कल्प के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो अलग अलग तरीके का इन्फेक्शन होता है जिसके लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल ये टीनिया होता है। नेम 3 सेलुलर बैरियर दैट कंट्रीब्यूट टू इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए 4 अलग अलग टाइप के हम लोग बैरियर पढ़ते हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन आता है। तो यहाँ पे सेलुलर बैरियर में 3 अलग अलग टाइप के सेल्स जो पैथोजेंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और उसको किल करते हैं। उसमें आता है किलर सेल,
इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज की जगह चाहो तो आप मास्ट सेल लिख सकते हो, वो सही हो जाएगा क्योंकि मास्ट सेल से रिलेटेड ही है मैक्रोफेज। अगला है एलियन स्पीसीज पे बेस्ड प्रॉब्लम है। जब एलियन स्पीसीज किसी भी लोकल एरिया के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से इन्वेशन होता है। तो इसी बेस्ड आपसे प्रॉब्लम पूछा गया है। तो पहले में कह रहा है कि गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव वीड्स विच हैज काज्ड इन्वायरमेंटल डैमेज। 3 पहले तो एलियन स्पीसीज के एग्जाम्पल देने हैं जो कि वीड्स होंगे। तो 3 वीड्स में एक वाटर हाइसिंथ, इसके बाद इसमें लेंटाना आ जाएगा। तो ये दोनों तो एक्वेटिक प्लांट होते हैं। लेंटाना आप लोग समझते होंगे, इसको सिंघाड़ा हम लोग बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पे आता है पार्थेनियम। पार्थेनियम तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, हर फील्ड के अंदर आपको पार्थेनियम दिख जाएगा। इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। तो इसका छोटा छोटा प्लांट होता है, उसमें वाइट वाइट छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और बहुत ज़्यादा ये दिखता है फील्ड में। सेकेंड है इसका इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर आर अंडर ग्रेट थ्रेट आफ्टर इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलियन फिश स्पीसीज। अब ये एलियन फिश स्पीसीज कौन सी है? तो आप जानते रहे इंडियन जो कैट फिश है इसको डैमेज करने वाला एक है अफ्रीकन कैट फिश। तो इसका अफ्रीकन कैट फिश आंसर हो सकता है। ईस्ट अफ्रीका के अंदर लोकल वैरायटी थी चिचिल्ड फिश की लेक विक्टोरिया में, लेकिन वहीं पे एक दूसरे फिश का इन्वेशन किया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वो इनको तो ख़त्म ही किया, जितने रिसोर्स है उसको भी ख़त्म किया और खुद अपने भी ख़त्म हो गया। तो वो जो स्पीसीज थी जो इन्वेशन किया इस पूरे लेक विक्टोरिया के अंदर चिचिल्ड फिश का, वो था नील पर्च। तो नील पर्च के इंट्रोडक्शन से ये चिचिल्ड फिश ख़त्म हो गई, फिर नील पर्च भी बाद में ख़त्म हो गया क्योंकि सारे रिसोर्स ख़त्म हो गए। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ए और बी। तो आपको जो ये पूरा पाई चार्ट दिख रहा है ये वर्टिब्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। और वर्टिब्रेट्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है फिश का, सबसे ज़्यादा फिश पाए जाते हैं, इसलिए ए यहाँ पे फिश होगा। ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स दिख गए। अभी यहाँ पे एम्फीबिया गायब है इसलिए बी वाला होगा एम्फीबिया। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई डाइवर्सिटी रीजन। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ दीज रीजन। तो ये जो 3 आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये 3 हॉट स्पॉट हैं। एंड हॉट स्पॉट आर व्हाट? इट इज द रीजन वेयर लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर फाउंड। यहाँ पे बहुत डेंस डाइवर्सिटी पाई जाती है और बहुत सारे इंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं। इंडेमिक स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जो किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर पाए जाएंगे जो कहीं और नहीं होंगे। तो यहाँ पे हॉट स्पॉट होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों कोई भी रीजन हॉट स्पॉट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, इस वजह से ये हॉट स्पॉट होगा। तो पहला फीचर तो ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत हाई होगी, यानी बहुत ज़्यादा नंबर में स्पीसीज पाए जाएंगे। तीसरा यहाँ पे हैबिटेट लॉस नहीं होता है इसलिए स्पीसीज ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। इसके अलावा ग्रोथ रेट और डेवलपमेंट बहुत हाई रहेगा। तो ये इतने सारे फीचर हैं किसी भी रीजन को हॉटस्पॉट बनाने के लिए। इंडिया के अंदर कुल 34 हॉटस्पॉट हैं, उसमें से 3 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगला है हाउ द मेडिसिनल प्लांट रॉल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन हिमालय रीजन शो जेनेटिक डाइवर्सिटी।
राल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है और इस मेडिसिनल प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और ये सब राल्फिया वोमिटोरिया ही हैं, लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग होती है। उसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो है कि पोटेंशियल, यानी इनका जो केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसका पोटेंशियल अलग अलग होता है, और दूसरा उस केमिकल कंपाउंड का जो अमाउंट है, उसका कंसंट्रेशन है, वो अलग अलग होता है। कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल प्रेजेंट, इसी दो बेसिस पे इसके बहुत सारे स्पीसीज नेचर के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे प्लाज्मिड का डिस्कशन किया गया है। प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ई कोलाई के अंदर, ये आप सब जानते ही हैं। प्रॉब्लम यहाँ पूछा हुआ है, व्हाट इज द वाइडली यूज्ड ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर सबसे पॉपुलर कौन है? तो यहाँ पे दो सबसे पॉपुलर ई कोलाई के क्लोनिंग वेक्टर हैं, जिसमें एक तो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक है, जिसको पहले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है PBR322। तो PUC18 भी है, लेकिन वो इसका मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम लोग PBR322 ही लिखेंगे। और PBR का मतलब आप समझते हैं, P मतलब प्लाज्मिड है, BR इसको जनरेट करने वाले का नाम है, जिसमें ये बोलीवर और रोड्रिगेज 322। नेम द टू सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन इट। इस PBR322 के अंदर दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन पे जब हम किसी भी एलियन डीएनए के पार्ट को लगाते हैं तो फिर ये सिलेक्टेबल मार्कर काम करता है, मतलब हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आसानी से पहचान पाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रोप जीन। तो रोप कुछ स्पेसिफिक जीन होता है जो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जनरेट करता है जो हेल्प करता है रिप्लिकेशन में। गिव टू फंक्शन ऑफ ओरी। ओरी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जिसके दो मेन काम होते हैं, एक तो रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, इसकी वजह से ही रिप्लिकेशन होगा, अगर ओरी नहीं होगा तो रिप्लिकेशन होगा ही नहीं। और दूसरा जो ये नंबर ऑफ कॉपीज़ है, यानी कितनी कॉपी बनेगी रिप्लिकेशन के बाद, उसको भी ये रेगुलेट करता है ओरी। इसका आर वाला पार्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ के ऊपर ये दिया गया है स्टेटमेंट। तो इसमें पहला प्रॉब्लम पूछा है, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के दो एडवांटेज क्या हैं। तो इसमें एडवांटेज तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो हो गया कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, इसके अलावा ड्रॉट रेजिस्टेंट होगा, इसके अलावा इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। विच टू जीन्स आर यूज टू कंट्रोल बॉलवर्म इन्फेक्शन इन कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के अंदर हम लोग यूज करते हैं बॉलवर्म को रिड्यूस करने के लिए दो टाइप के क्राई जीन्स, जिसमें एक को बोलते हैं क्राई फर्स्ट AC एंड सेकेंड वन इज क्राई सेकेंड AB। क्राई फर्स्ट AB भी होता है, लेकिन वो कॉर्न के लिए होता है, बॉलवर्म के लिए नहीं होता। Why does the BT toxin not kill the Bacillus thuringiensis? Bacillus thuringiensis से ही हम इस जीन को निकाले होते हैं। तो ये जीन अब इसके बॉडी के अंदर एक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिव फॉर्म में जब ये प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द Bacillus thuringiensis इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन, और प्रोटॉक्सिन कभी भी टॉक्सिक होता ही नहीं है। गिव टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय GEAC। GEAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, और ये क्या करता है, चेक करता है कि कहीं पे भी GM अगर जनरेट किया जा रहा है तो उसके फीचर्स क्या हैं, वो इलीगल तो नहीं है, कुछ भी वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये GM क्रॉप अगर कोई जनरेट होता है तो उसकी वैलिडिटी को ये चेक करते हैं, यानी वैलिड है कि नहीं है। और दूसरा, अगर हम किसी भी GM ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रहे हैं तो पब्लिक सर्विस के लिए वो सही है कि नहीं है, उसका जो सेफ्टी मेजर्स है, उस सेफ्टी मेजर्स को ये लोग चेक करते हैं। तो ये पूरा पेपर है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी सा पेपर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।